दूसरा हमारा अगला टॉपिक है भारतीय रेल, यानी रेल मार्ग देखना। हम लोगों ने देख लिया परिवहन और सड़क मार्ग के बारे में, अब रेल परिवहन देख लेते हैं, क्योंकि ये भी स्थल मार्ग में ही आता है, यानी ये भी सड़क मार्ग से ही आता है, एक तरह का सड़क ही होता है। कह रहा है कि भारत में रेल परिवहन का विकास 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में हुआ। आप लोग भली भांति जानते हैं कि 1853 में डलहौजी के शासनकाल में रेलवे की शुरुआत हुई, 1854 में डाक की शुरुआत हुई थी। मैंने पहले ही बताया और हिस्ट्री में बताया, ज्योग्राफी में बताया आपको। कह रहा है कि मुंबई से थाने ये 34 किलोमीटर की दूरी पर चलाया गया था। पहला जो ट्रायल था 34 किलोमीटर था और ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू चलाया गया था, उसमें शासनकाल ईस्ट इंडिया कंपनी का था। और फिर धीरे धीरे पूरे भारत में रेल का जाल बिछ गया, क्योंकि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय विकास का संपूर्ण ध्यान दिया गया और 47-48 में रेल की जो कुल लंबाई है 54,000 किलोमीटर बढ़ाकर 6-7 में 63,000 किलोमीटर कर दिया गया। और इसको विकास करने के लिए 6 क्षेत्रों में बांटा गया है, यानी भारतीय रेलवे को 6 क्षेत्र यानी जोन में बांटा गया है। और यह एक बड़ा जो देश का सबसे बड़ा जो क्षेत्र है वो उत्तर रेलवे है और छोटा कह रहा है कि सीमांत रेलवे। देश का सबसे बड़ा अगर रेलवे जोन पूछता है तो उत्तरी रेलवे होता है और सबसे छोटा तो आपका सीमांत रेलवे। उत्तरी रेलवे में हम लोग आ जाते हैं। ये आपके पास 16 वो रेलवे का जोन का नाम दिया हुआ है और उसका मुख्यालय दिया हुआ है। ये सभी आप लोग को याद होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक क्वेश्चन आता है कंपटीशन वाले के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में तो हमेशा पूछता है। इसको मैं आपको जब क्लास में आऊंगा, जब क्लास शुरू होगी तो मैं आपको ये मैप्स बताऊंगा, आप लोग के माइंड में बैठ जाएगा, कभी जीवन में नहीं भूलिएगा। तो अभी इसको फिलहाल आप लोग याद कर लीजिएगा, फिर मैं आपको मैप्स बना दूंगा। अब भारतीय रेलवे के बारे में कुछ चीज जानना है तो कह रहा है स्वतंत्रता के बाद भारतीय रेलवे परिवहन पर जोर दिया गया और पंचवर्षीय योजनाओं में भी रेल मार्गों के विस्तार पर और उसकी सुविधाओं पर ध्यान दिया गया। कह रहा है कि इसके लिए कुछ प्रमुख तीव्र कार्य किए गए, जैसे कह रहा है कि 2 शहरों और महानगरों में चलने वाले राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस जैसे परिचालन किए गए। छोटे शहरों और महानगरों के लिए बड़े एक्सप्रेस गाड़ियां, शताब्दी एक्सप्रेस जैसी गाड़ियां को जोड़ा गया। माल ढुलाई और प्राइवेट कंटेनर के लिए वैगन और माल गाड़ियों का उपयोग किया गया। फिर कह रहा है कि 31 मार्च 2006 को भारतीय रेलवे ने 44 भाप इंजन के जगह पर यानी 44 भाप इंजन हटा दिया, जिससे प्रदूषण ज्यादा होता है, कोयले की ज्यादा खपत होती है। 4793 डीजल इंजन और 3188 विद्युत इंजन को काम में लगाया, यानी जो कोयला वाला था उसको हटा के डीजल और बिजली से चलने वाले को जोड़ दिया। ट्रेनों में दुर्घटना को रोकने के लिए सुरक्षा कवच एसीडी की व्यवस्था की गई। 1 अगस्त 1947 को रेलवे मंत्रालय ने जीवन बीमा किया, यानी रेलवे में किसी की अगर दुर्घटना होती है तो उसको क्या मिलेगा, उसको पैसा मिलेगा। जो रेलवे टिकट लेते हैं उस पर इंश्योरेंस होता है। अगर ऑनलाइन टिकट की जाता है 0.49 रुपया कटता है एक्स्ट्रा और आपका इंश्योरेंस हो जाता है। कह रहा है कि महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल में 760 किलोमीटर चलने वाली कोंकण रेलवे परियोजना है। पूछता है कोंकण रेलवे का संबंध किन राज्य से है, तो महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल, इन 4 राज्यों से जो विभाजित होकर निकलती है वो कोंकण रेलवे होती है। इसकी कुल दूरी होती है 760 किलोमीटर, याद रखिएगा। यह रेल मार्ग कर रहा है कि आपटा बेंगलोर से होते हुए 92 सुरंगों को, यानी 92 को सुरंग को पार करता है और 1819 को छोटे सुरंग, 179 को बड़े पुल और 56 को स्टेशन को पार करते हुए 6.5 किलोमीटर की लंबी सुरंग रत्नागिरी के निकट वर्तमान जो है देश में यह सबसे लंबी सुरंग है। ये रत्नागिरी वर्तमान भारत की सबसे लंबी सुरंग है, 6.5 किलोमीटर की। कोलकाता में मेट्रो रेलवे के लिए भूमिगत रेलवे सेवा प्रदान करती है, यानी भूमि के अंदर चलने वाली। आप लोग पढ़े हैं हिस्ट्री में कि भूमिगत रेलवे सबसे पहले इंग्लैंड में चली थी, जिसके कारण बहुत सारी 1863 में चली थी, जिसमें बहुत सारे बिल्डिंग गिर चुके थे, रोड धंस गए थे, आप लोग पढ़े हैं पहले। राजस्थान के शाही रेलगाड़ी कह रहा है कि पैलेस ऑफ हिल्स और महाराष्ट्र में डेक्कन ओडेसी रेलगाड़ियां चलाई गई। पर्वतीय क्षेत्रों के लिए पर्यटन स्थलों पर पहुंचने के लिए मनोरंजन यात्रा के लिए नैनो गेज के लिए स्पेशल रेल चलाई गई, जिसमें शिमला, ऊटी, माउंट आबू, दार्जिलिंग इत्यादि में ये जो सेवाएं हैं वो स्पेशल गेज या नैनो रेंज की गाड़ियां चलती है। रेल की संपत्ति और रेल यात्रियों की सुरक्षा के लिए जीआरपी और आरपीएफ जो सुरक्षा बल है वो नियुक्त किए जाते हैं। आप लोग देखते होंगे यहाँ बैच लगा होता है जीआरपी और आरपीएफ। 31 मार्च 2007 को भारतीय रेलवे में 6909 स्टेशन, 8153 रेल इंजन और 45,360 यात्री गाड़ियां और 1905 सवारी गाड़ियां उपलब्ध कराई गई। यानी इन सब गाड़ियां का रिकॉर्ड जो निकाला गया 2007 तक था, अभी तो और ज्यादा बढ़ गई है बहुत बड़ी मात्रा पर। पूर्वोत्तर राज्य में मेघालय एकमात्र ऐसा राज्य है जहां रेल मार्ग नहीं है। पूछता है कौन सा ऐसा राज्य है जहां रेल मार्ग नहीं है, तो मेघालय एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पे रेल मार्ग नहीं है। भारतीय रेलवे एशिया की सबसे बड़ी और विश्व की तीसरी रेलवे प्रणाली है, यानी एशिया महाद्वीप से सबसे बड़ा अपना रेलवे प्रणाली है और विश्व में तीसरे स्थान पर भारत की रेलवे प्रणाली आती है।
विश्व में सबसे अधिक विद्युतीकृत गाड़ियां रूस में और दूसरा भारत में चलती है। पहले सबसे ज्यादा बिजली से चलने वाला रेल रूस में और दूसरा भारत में है। भारतीय रेलवे में अनोखी विशेषता है, इसे जीवन रेखा चलाया जाता है, यानी कहा जाता है इसे जीवन रेखा कहा जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा नियोक्ता देता है यानी रोजगार देता है भारतीय रेलवे, इसलिए इसको जीवन रेखा भी हम लोग कहते हैं। 16 जुलाई 1991 में चलने वाली गाड़ियां विश्व की पहला चंचल अस्पताल था, यानी जीवन रेखा के नाम से जो ट्रेन चलती है वो क्या था, पहला अस्पताल, रेलवे अस्पताल 1991 ईस्वी में चलाया गया था। ये आप लोग याद कर लीजिएगा। बड़ी लाइन की कितनी थी होती है लंबाई, और मीटर लाइन की और छोटी लाइन की, ये जरूर नोट कर लीजिएगा, याद जरूर कर लीजिएगा। करा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में भी जीवन रेखा जो है रेलवे का बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण है। आवागमन से लेकर माल ढुलाई और संस्कृतियों को जोड़ने का काम करता है। इसमें मासिक टिकट के जरिए कम भाड़ा पर आदमी सुविधा कर सकता है, यानी 1 महीना का 3 महीना का टिकट लीजिएगा तो कम भाड़ा लगता है, इसे आपका ज्यादा भाड़ा लगता है, पहले बुकिंग हो जाती है। कह रहा है कि उद्योग में के लिए कच्चा माल और तैयार माल को एक शहर से दूसरे जगह ले जाने के लिए और उस गंतव्य स्थान बंदरगाहों तक पहुंचाने के लिए रेलवे का उपयोग किया जाता है। और कह रहा है जिसे 3700 फाटक बनाए गए हैं, यानी क्रॉसिंग लाइन है जहां पे रोक दिया जाता है जब ट्रेन क्रॉस करती है, तो ये जो सड़क मार्ग है उसको बैन कर दिया जाता है। अब इसमें देखिए कह रहा है कि जब भी हम फाटक को क्रॉस करते हैं तो 4 चीज पर ध्यान रखना है। पहले रुक जाना है, फिर उसको देखना है कि कोई गाड़ी तो कहीं आ रही है, फिर आसानी से सीटी की आवाज सुननी है, और तब क्या करना है कि उसको क्रॉस करना है। ये नहीं कि हड़बड़ा के क्रॉस कर देना है तो फिर क्या हो जाएगा, दुर्घटनाग्रसित हो जाएगा। कह रहा है कि प्रतिदिन एक आंकड़ा दे रहा है कि प्रतिदिन 1.24 करोड़ यात्री रेलवे से यात्रा करते हैं, जो कि विशाल क्षेत्रफल मतलब विशाल संख्या में लोग इसे यात्रा करते हैं। अब तो और ज्यादा बढ़ गई है। अब देखते हैं अगला हम लोग। हाँ, फिर कह रहा है कि आपातकालीन स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, उसके जंजीर को खींचकर और गाड़ी को रोक सकते हैं। आतंकी नक्सली घटनाओं और हड़ताल की स्थिति में रेलवे संपत्ति की बर्बादी की जाती है, इसका गैर जिम्मेदार हर्जाना भी भरना पड़ता है। यानी अगर बिना कारणवश अगर आप रेलवे की जो चैन होती है उसको खींचते हैं या रेलवे में लूटपाट करते हैं और पकड़े जाते हैं तो आपसे सारी हर्जाना भुगतान सरकार करवा लेगी। अब हम लोग देखते हैं अगला जो बच गया हमारा, पहले देख लेते हैं पाइपलाइन, ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे वायु मार्ग और जल मार्ग। पाइपलाइन में कह रहा है कि भारत में पाइपलाइन का भविष्य में मुक्त तेल और प्राकृतिक गैस पर निर्भर है। देशों में कच्चे तेलों के और शोधशालाओं से लेकर मतलब बाजार तक पहुंचाने का काम करता है पाइपलाइन, जिसे आप लोग देखते हैं पेट्रोलियम वगैरह आता है, गैस वगैरह आता है। सड़क मार्ग द्वारा भी तेल का टैंकर द्वारा भेजा जाता है, लेकिन शोधशालाओं तक कच्चे तेल का उत्पादन करने के लिए जैसे कि एलपीजी, मोटर गैसोलीन, नेफ्था, केरोसिन, वायुयान तेल, हाई स्पीड तेल, लाइट डीजल, ट्यूब वायर इत्यादि का प्रयोग हम लोग पाइपलाइन मार्ग से करते हैं। एक जगह से दूसरी जगह हम लोग पहुंचाने का काम करते हैं। कह रहा है कि पाइपलाइन का विस्तार 2 प्रकार से होता है। पाइपलाइन का विस्तार पहला कह रहा है कि तेल पाइपलाइन, दूसरा गैस पाइपलाइन। तेल पाइपलाइन में भी 2 प्रकार से होता है, कच्चा तेल और जो तेल उत्पादन होता है वो। फिर कह रहा है कि गैस पाइपलाइन में एलपीजी और एचबीजे पाइपलाइन 2 प्रकार के पाइपलाइन है, देखते हैं आगे हम लोग। तो कह रहा है कि भारत में कच्चे तेल पूर्व और उत्तर भारत से पश्चिमी भारत में पाइपलाइन द्वारा बिछाई गई है। यानी कह रहा है कि भारत में पूरब से उत्तर और पश्चिम से पूरब की ओर पाइपलाइन बिछाई गई है, जहां से आसानी से हम लोग तेल का आदान प्रदान कर। जिसमें कह रहा है कि भारत में आप देखते होंगे डिगबोई, बरौनी, हल्दिया, पारदीप इत्यादि जगह पर, कांडला हो गया, अजमेर हो गया, पानीपत हो गया, जामनगर हो गया, इन सभी जगह पर, विशाखापट्टनम हो गया, विजयवाड़ा हो गया, हैदराबाद हो गया, के बीच में ये सब पाइपलाइन बिछाया गया है। कह रहा है कि गुजरात के हजारिया से उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर तक करीबन 1730 किलोमीटर लंबा जो पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन बिछाया गया है। और इसी पाइपलाइन को हम लोग क्या करते हैं, एचबीजे गैस पाइपलाइन कहते हैं। और भारतीय शोध गैस प्राधिकरण द्वारा इसको क्या किया जाता है, लिमिटेड गेल द्वारा, यानी गेल का नाम सुन होंगे, जिसको हम लोग फुल फॉर्म में कहते हैं भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड, जो क्या करते हैं हम लोग इसके माध्यम से यही संस्था जो है वो पाइपलाइन को बिछाती है और तेल का संचालन करने का काम करती है। अब कह रहा है कि ये पाइपलाइन के उत्पादन की दृष्टि से गुवाहाटी, सिलीगुड़ी, पाइपलाइन बरौनी, कानपुर, लखनऊ, यानी इन सभी क्षेत्रों में ये पाइपलाइन एक जगह से दूसरी जगह को जोड़ने का काम करती है। आप लोग देखते होंगे आप लोग पेट्रोल या डीजल भराने जाते हैं तो क्या कभी देखे हैं क्या कि वहां गाड़ी आके पेट्रोल वाले थी में
पेट्रोल भर रही है? नहीं, वहां अंदर अंदर पाइपलाइन है और उस पाइपलाइन से उस टंकी में तेल चला जाता है और उसके बाद आप गाड़ी में भरवा लेते हैं। ये चीज होता है ना कि वहां के पहले तेल भरता है टैंकर से। ये होता है कभी कभी वैसा रियर केस में होता है जो कि वहां से अगर तेल नहीं आए तो कभी टैंकर आके उस स्थिति में भरती है। तो इस बात का ध्यान रखना है आपको। अब देखते हैं हम लोग वायु मार्ग क्या है। तो कह रहा है कि आपने गांव और शहरों में देखा होगा कि आप आकाश से वायु मार्ग से हेलीकॉप्टर या वायु यान जो है एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। ये भारत के विभिन्न राजधानियों, शहरों, औद्योगिक नगरों और वाणिज्यिक केंद्रों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करती है। और इसकी शुरुआत भारत में सबसे पहले 1911 ईस्वी में हुई थी। याद कीजिएगा, रेलवे की शुरुआत 1953 ईस्वी में, वायु यानी हवाई जहाज का शुरुआत 1911 ईस्वी में इलाहाबाद से नैनी 10 किलोमीटर की छोटी दूरी का उड़ान किया गया था। इसका सबसे पहले उपयोग डाक के लिए किया गया था, पत्र को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए किया गया था। कालांतर के बाद यानी कुछ समय के बाद 1933 ईस्वी में इंडियन नेशनल एयरवेज की स्थापना की गई, जिसकी मुख्यालय दिल्ली बनाई गई। और 1947 के बाद कह रहा है कि 21 विमान कंपनियों कार्य करना शुरू करती। यानी कह रहा है कि शुरू में मात्र 10 किलोमीटर की दूरी के लिए हवाई जहाज का प्रयोग किया गया 1911 ईस्वी में। उसके बाद फिर बृहद मात्रा में इसका उपयोग किया जाने लगा और अन्य अन्य क्षेत्रों में इसका काम किया जाने लगा। और 21 विमान कंपनियां भारत में स्थापित की गई जो कि वायुयान को परिवहन करती थी। इस समिति की शुरुआत 1953 ईस्वी में वायु परिवहन राष्ट्रीयकरण किया गया। यानी इसी के थी पर अनुशंसा पर 1953 ईस्वी में क्या किया गया, वायु परिवहन राष्ट्रीयकरण की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली को बनाया गया। यानी जितनी भी ये थी इस सब का मुख्यालय कहाँ था, नई दिल्ली था। 8 दिसंबर 2005 को कह रहा है कि इंडियन एयरलाइंस सिर्फ इंडियन के नाम से जाने लगा। यानी जो इंडियन एयरलाइंस है इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, इंडियन कर दिया गया, जो कि किया गया 2005 में।